नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से संबंधित बेसिक्स के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हम ये इशू डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी से संबंधित। तीसरा इशू कल जो हमने डिस्कस किया था ना, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल से संबंधित 2-3 नए पॉइंट हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करें, हम इस एक्ट से संबंधित जो बेसिक्स है ना, वो डिटेल से रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरा जो इशू है वो कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से आपको समझ में आए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आया था और इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ 2008 में। ये एक्ट देखो डील करता है फॉरेस्ट में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटीज़ का लैंड के ऊपर और दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स से डील करता है ये एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। कौन से राइट्स मिलते हैं फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ को इस एक्ट के अंतर्गत? मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे पूरी कम्युनिटी रह रही है, ट्राइबल कम्युनिटी, और यहाँ पे भी कोई कम्युनिटी है, ट्राइबल नहीं है लेकिन पिछले काफ़ी सालों से ये कम्युनिटी यहीं पर रह रही है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी आप इसे कह सकते हो। तो इस कम्युनिटी के अंदर ये एक फैमिली है ए, ये फैमिली है बी। ए फैमिली के पास 4 हेक्टेयर का लैंड है, 4 हेक्टेयर के लैंड पे खेती कर रही है, और बी फैमिली भी 3 हेक्टेयर लैंड पर खेती कर रही है। अब देखो, वैसे तो पिछले काफ़ी जनरेशन से खेती की जा रही है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, ट्राइबल फैमिलीज के द्वारा इस फॉरेस्ट में, लेकिन उनके पास ओनरशिप राइट्स तो नहीं है ना इस लैंड के। कल को अगर सरकार एविक्ट कर देती है, इनको बोल देती है कि आप यहां से चले जाइए, तो उनके पास कोई चारा नहीं होगा जाने का। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए 2006 में ये एक्ट आया था। 2006 के इस एक्ट में बोला गया था कि फॉरेस्ट में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं और दूसरी कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, उनको ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे। जैसे ए फैमिली को अधिकार दे दिया कि जिस 4 हेक्टेयर तक की भूमि पर आप खेती कर रहे हो ये आपके नाम पे होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस 4 हेक्टेयर भूमि को किसी दूसरे को बेच सकते हो। नहीं, बेच नहीं सकते, बस ये 4 हेक्टेयर तक की जमीन आपके नाम पे हो जाएगी। कल को कोई आपको यहां से एविक्ट नहीं करेगा। और बी फैमिली को भी यही बोला कि आपके पास 3 हेक्टेयर जमीन है, तो 3 हेक्टेयर जमीन का जो पट्टा है, जो टाइटल है, वो आपके नाम पे होगा। आप खेती यहां पे करते रहिए, आपको कोई यहां से रिमूव नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ट्राइबल कम्युनिटी के अलावा दूसरी जो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज हैं, उनको भी इसी प्रकार के राइट्स दिए गए। इसके अलावा देखो, इस एक्ट में इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स के अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का भी प्रावधान है। मतलब ऐसा लैंड जिसे पूरी कम्युनिटी इस्तेमाल करेगी, यह भी प्रावधान है इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। और कमिटीज के जो लोग हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे पेड़ों पे फूल लगते हैं, कोई फ्रूट है, उनका भी वो इस्तेमाल कर सकेंगे अपने जीवन यापन के लिए। तो ये सारी बेसिक बातें बोली गई हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट में ये है, अगर देखो फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोग या फिर दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलर्स को रिमूव किया जाता है, एविक्ट किया जाता है, तो उनको रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी, उनका रिहेबिलिटेशन होगा सरकार के द्वारा, उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, ये एक्ट देखो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए। और देखो, इस एक्ट के अंतर्गत जो ओनरशिप राइट हासिल करना चाहता है 4 हेक्टेयर तक के लैंड का, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से होना चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन जाता है और बोलता है कि मुझे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत इस 4 हेक्टेयर तक की भूमि का ओनरशिप राइट चाहिए, यानी टाइटल मेरे नाम पे होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई मुझे एविक्ट ना कर सके। तो सरकार बोलेगी कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के हो या फिर नहीं हो। अगर वो बोलता है नहीं, मैं शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का नहीं हूं, तो सरकार फिर ये बोलती है कि 75 ईयर्स से क्या आप उसी जगह पे, मतलब आपके जो पूर्वज हैं, आपकी फैमिली है, पिछले 75 सालों से 75 ईयर्स से उसी जगह पे रह रही है या फिर नहीं रह रही है।
अगर वो पर्सन बोलता है हाँ रह रही है तो उसको ओनरशिप राइट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। मतलब दोनों में से एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। या तो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से होना चाहिए पर्सन जो बेनिफिशियरी बनना चाहता है इस एक्ट में, या फिर उस पर्सन के पूर्वज, उस पर्सन की फैमिली पिछले 75 ईयर से उसी जगह पे रह रहे हो और खेती कर रहे हो, तभी 4 हेक्टेयर तक की भूमि का ओनरशिप राइट दिया जाएगा उस पर्सन को, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और प्रोसेस क्या होती है? पूरी प्रोसेस देखो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले ग्राम सभा आपको पता है क्या होता है? गांव में या फिर काफी बार 2-3 गांव में भी जितने भी वोटर्स होते हैं, सभी वोटर्स के ग्रुप को ग्राम सभा कहा जाता है। मान लीजिए कोई गांव है ABC, इस गांव में 75 वोटर्स हैं, तो 75 वोटर्स के ग्रुप को कहा जाएगा ग्राम सभा। लेकिन काफी बार गांव बहुत छोटा होता है, मान लीजिए गांव है इसमें सिर्फ 30 वोटर हैं, तो ग्राम सभा सिर्फ 30 वोटर्स की नहीं होगी, 2-3 गांव को मर्ज कर दिया जाता है। ये दूसरा गांव है, तीसरा गांव है, इसमें 40 वोटर हैं, इसमें 50 वोटर्स हैं, तो तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा। 3 गांव के वोटर्स के ग्रुप को या फिर 3 गांव के वोटर्स के असेंबली को ग्राम सभा कहा जाएगा। काफी बार ऐसा भी होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रोसेस की। सबसे पहले तो देखो ग्राम सभा या फिर विलेज असेंबली रेजुलेशन पास करेगी कि भैया इसको दे दो, ये पिछले 75 ईयर्स से यहीं पे रह रहा है और इसको ओनरशिप राइट दे दो इस लैंड का, या फिर ये ST कम्युनिटी से संबंध रखता है, फॉरेस्ट में रह रहा है काफी सालों से और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, तो इसको इस लैंड का ओनरशिप राइट दे दो। तो एक बार ग्राम सभा ने रेजुलेशन पास कर दिया तो उसके बाद सब डिवीजन लेवल पे यानी तालुका लेवल पे उस रेजोल्यूशन को स्क्रीन किया जाएगा और बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसमें देखो 3 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, एक फॉरेस्ट ऑफिशियल होगा, एक रेवेन्यू ऑफिशियल होगा और एक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होगा। इसके अलावा 3 लोकल बॉडी के मेंबर्स होंगे, तो 6 मेंबर्स होंगे कमेटी में, एक फॉरेस्ट ऑफिशियल, रेवेन्यू ऑफिशियल और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल, और बाकी 3 कौन? बाकी 3 लोकल बॉडी से इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो ये 6 मेंबर्स की कमेटी फाइनल रेजोल्यूशन को स्क्रीन आउट करेगी कि ग्राम सभा ने जो रेजोल्यूशन भेजा है उसके हिसाब से ओनरशिप राइट्स दिए जाएं या फिर ना दिए जाएं। तो ये हमने अच्छे से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को डिस्कस कर लिया। अब देखो थोड़ा सा और हम इसे एनालाइज करें। वैसे तो ये एक्ट अच्छा ही था, मतलब पास्ट में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे और रेवेन्यू के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा शोषण किया फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का और काफ़ी ज़्यादा उनका एक्सप्लोटेशन हुआ, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो 2006 में ये जो एक्ट आया, ऐसा कहा जा रहा था कि पास्ट में की गई गलतियों को सुधार करने के लिए ये एक्ट आया है, लेकिन ना इसकी इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई। एक तरफ देखो बोगस लोगों ने राइट्स हासिल कर लिए, मतलब जो लोग डिजर्व नहीं करते थे उन्होंने राइट्स हासिल कर लिए। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि पर कब्जा कर लिया, जबकि एक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है सिर्फ 4 हेक्टेयर तक की लैंड का ओनरशिप राइट दिए जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं बहुत लैंड पे लोगों ने कब्जा कर लिया और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिला कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है एज कंपेरिजन टू कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। एक तरफ तो इस प्रकार की खबरें आती हैं, दूसरी तरफ ये भी खबरें आती हैं कि जो वास्तव में डिजर्विंग लोग हैं उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि देखो जब ये एक्ट बना था उसी समय जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स हैं उन्होंने विरोध किया था इस एक्ट का। उन्होंने कहा था इस प्रकार से देखो फॉरेस्ट में लोग रहने लगेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, और डिफॉरेस्टेशन की खबरें आई भी कहीं कहीं, मतलब इस एक्ट के आने के बाद पेड़ों को काटना स्टार्ट किया गया कई सारी जगहों पर। और वाइल्ड लाइफ से ग्रुप्स ने यह भी कहा था कि अगर लोग इस प्रकार से रहने लगेंगे और आप उनके राइट्स को स्वीकार करोगे तो कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा एनिमल्स के बीच और ह्यूमन बींग्स के बीच, तो ये एक्ट गलत है, ये एक्ट नहीं आना चाहिए था, ऐसा बोला गया वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स के द्वारा। और जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं वो भी इस एक्ट से खुश नहीं थे, उनको लगता था ये एक्ट नहीं आना चाहिए और हम अच्छे से फॉरेस्ट को एडमिनिस्टर नहीं कर सकेंगे इस एक्ट के आने के बाद। तो देखो इस एक्ट के अंदर जो क्लेम किए जाते थे ओनरशिप राइट्स के लिए, उन क्लेम्स में आधे तो रिजेक्ट ही हो जाते थे। छोटी छोटी गलतियां निकाल के फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब ये स्क्रीनिंग कमेटी थी, वो प्रपोजल्स को
ग्राम सभा के प्रपोजल्स को, रेजुलेशंस को रिजेक्ट कर देती थी। मतलब बहुत कम लोगों को ओनरशिप राइट्स मिल पाए इस एक्ट के अंदर। तो ये हमने एनालिसिस डिस्कस कर लिया इस एक्ट का, मतलब इंप्लीमेंटेशन खराब रहा। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। देखो, ये एक्ट आया था 2006 में और 15 साल पूरे हो चुके हैं इस एक्ट को आए। तो इस आर्टिकल में एनालाइज किया जाता है कि पिछले 15 सालों में इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन कैसी रही है। एनालाइज तो क्या, मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है कि अच्छे से इस एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। देखो, 30 अप्रैल 2020 तक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास टोटल 42,50,602 पिटीशंस हासिल हुई हैं, या फिर यूं कहें लैंड राइट्स के क्लेम्स हासिल हुए हैं। लैंड हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट की है, सिंपल भाषा में बोलिए। लेकिन देखो, इनमें से सिर्फ 46% जो एप्लीकेशंस है ना वो एक्सेप्ट हुई हैं, और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन ट्राइबल राइट्स के जो सपोर्टर्स हैं ना वो बोलते हैं कि डिपार्टमेंट ने बहुत सारी जेन्युइन जो एप्लीकेशंस है ना लैंड हासिल करने के लिए, उनको भी रिजेक्ट कर दिया है। वैसे देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका रोल भी है लैंड राइट्स प्रोवाइड करने के लिए। कैसे? क्योंकि देखो, बहुत बार जो लैंड होता है जो ट्राइबल्स के द्वारा क्लेम किया जाता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल भी हो जाता है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है ना वो देखो शुरुआत से ही स्मूथ नहीं रहा है। जैसे कि देखो, फर्स्ट स्टेज में फॉरेस्ट राइट्स कमेटी का गठन करना होता है, और इस फॉरेस्ट राइट्स कमेटी में ना गांव में ग्राम सभा का आयोजन होता है, और ग्राम सभा से गांव के ही मेंबर्स चुने जाते हैं सहमति से। लेकिन कई जगहों पर इस रूल को फॉलो नहीं किया गया। पंचायत सेक्रेटरीज के द्वारा अपनी तरफ से जल्दबाजी में डीएम के आदेश मिलने के बाद कमेटीज गठित कर दी गई। मतलब देखो, समय रहते काम हुआ नहीं। जब डीएम ने पूछा कि भैया कमेटीज कहाँ हैं, तो पंचायत सेक्रेटरीज ने आनंद फानन में जल्दबाजी में अपनी तरफ से ही अपने जानकार लोगों को डाल दिया, कमेटी गठित कर दी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो तोलक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटीज बनी वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं बनी। नेक्स्ट पॉइंट वुमन से संबंधित है। देखो, इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में ना वुमन को इक्वल राइट्स देने की बात कही गई है कि लैंड टाइटल जो मिलेगा वो जॉइंट नेम पे मिलेगा, हस्बैंड और वाइफ के नेम पर। लेकिन राइटर कहते हैं ग्राउंड लेवल पर महिलाएं तो हार्डली देखने को मिली। तीसरा पॉइंट, जब देखो शुरुआत में 2006 के बाद शुरुआती सालों में जब इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट हुआ ना, तो सैटेलाइट इमेजेस को एविडेंस मान लिया गया, और ग्राउंड लेवल पर जो प्रूफ था ना कि देखो हम इतने सालों से रह रहे हैं, उस एविडेंस को छोड़ दिया गया। ये गुजरात की बात है। लेकिन देखो, सिविल सोसाइटीज के ग्रुप जो हैं उन्होंने 2011 में आवाज उठाई कि भैया आप सैटेलाइट इमेजेस को कैसे एविडेंस मान सकते हो लैंड राइट्स देने में। तो फिर स्टेट अथॉरिटीज ने फिर से उस पूरे मामले को रिकंसिडर किया। अदरवाइज देखो, सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर तो बहुत सारे लोगों के जो लैंड राइट्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, लैंड राइट्स के जो क्लेम थे वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बस्तर छत्तीसगढ़ में तो देखो ऐसी खबरें भी सामने आई। कोई पर्सन है ए, उसने बोला कि मैं फॉरेस्ट में इस जमीन पे रह रहा हूं काफी सालों से, मुझे यहां के क्लेम दे दीजिए। डॉक्यूमेंट भी उसने यही प्रेजेंट किए, लेकिन उसको क्लेम दे दिया इस राइट के जहां पे वो रह ही नहीं रहा था। समझ गए ना? मतलब इस लैंड पे वो ट्राइबल रह रहा था काफी सालों से, इसका क्लेम उसे मिलना चाहिए था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए फाइनली उसके अनुसार फॉरेस्ट में किसी और जगह का क्लेम मिल गया। और फाइनली ऐसा भी हुआ बहुत बार, कोई पर्सन ज्यादा लैंड पे रह रहा है, फॉर एग्जांपल 4 एकड़ पे, उसको क्लेम जो एक्सेप्ट हुआ सिर्फ 1 एकड़ का या फिर 2 एकड़ का। और बहुत बार देखो बेचारे ट्राइबल्स ना आवाज भी नहीं उठाते, उन्हें लगता है कि वैसे तो 4 एकड़ का हमें राइट मिलना चाहिए था, लेकिन फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं 1 एकड़ के, तो आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि सरकार हमसे ये भी छीन लेगी, तो इसलिए वो बेचारे कई बार आवाज नहीं उठाते। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जिन ट्राइबल्स को लैंड राइट्स मिले ना, उन सबको सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका भी लाभ मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इवन लैंड राइट्स मिलने के बाद सरकार की तो दूसरी जो स्कीम्स है ना, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स की हो, उन वेलफेयर स्कीम्स का लाभ ट्राइबल्स को नहीं मिल पाया इवन लैंड राइट्स मिलने के बावजूद। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर अवेयरनेस लेवल।
बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे हैं जिनको इस एक्ट के बारे में पता ही नहीं था। खास करके देखो वो ट्राइबल्स जो रिमोट एरियाज में रह रहे होते हैं ना, उनको पता नहीं लगता कि हमारा ऐसा कोई राइट भी है। कई बार तो एनजीओज जो हैं वो अवेयरनेस दे देते हैं, लेकिन देखो दूर दराज के एरियाज में, मतलब एक्सट्रीम इंटीरियर जो एरियाज है जैसे छत्तीसगढ़ के, जहाँ पे इंसर्जेंसी भी ज़्यादा है, वहाँ पे तो एनजीओज भी नहीं पहुँच पाते, उनको लैंड राइट्स नहीं मिलते, जिसका फ़ायदा फिर इंसर्जेंट्स, ये जो नक्सलाइट्स हैं, वो उठाते हैं। एविडेंस ये भी कहते हैं कि देखो वो ट्राइबल्स जो शहरों के थोड़े नज़दीक रहते हैं ना, उनको लैंड राइट्स मिले हैं क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा होती है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की दूसरी जो स्कीम्स थी ना, उनका भी लाभ मिला है। ये सारी स्कीम्स, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, इनका लाभ मिला है जो ट्राइबल्स शहरों के नज़दीक रहते हैं। जो दूर रहते हैं ना, वहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया, अवेयरनेस कम होती जाती है। और भी इश्यूज हैं। देखो मान लीजिए लैंड राइट्स मिल भी गए, तो वहाँ पे जो खेती करने वाली ज़मीन होती है ना, जिस लैंड के राइट्स मिले हैं, बहुत बार वो उतनी उपजाऊ नहीं होती। ऐसी ज़मीन होती है जैसे पहाड़ी पे ज़मीन मिल गई, वहाँ पे इरिगेशन के साधन उपलब्ध नहीं होते, तो दूसरी जगह लाइवलीहुड के अवसर ट्राइबल्स को तराशने पड़ते हैं। अब इंटीरियर एरियाज में अब दूसरी जगह लाइवलीहुड भी आसानी से नहीं मिलता, तो उन्हें शहरों में जाना पड़ता है उन लैंड राइट्स को छोड़ के। ये भी देखने को मिला है। तो कुछ सजेशंस देते हैं राइटर कि देखो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस प्रमोट की जा सकती हैं। बैम्बू और एलोवेरा प्लांटेशन के अलावा हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे फ्रूट, सब्जियां, फूल इत्यादि, ये सब उगा दिया। केरला की तर्ज पर मेडिकल और इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। इंटीरियर एरियाज में जहां पे ट्राइबल्स को लैंड राइट्स मिले हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करना होगा। देखो लैंड राइट्स तो अलग जगह हैं, वैसे भी उनका एम्पावरमेंट जरूरी है। उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करके, उनको लोकल लेवल पर ही जॉब्स प्रोवाइड करके। राइटर कहते हैं अगर देखो ऐसे ट्राइबल्स के बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ना, विद एश्योर्ड जॉब्स, तो जो माइग्रेशन होता है बड़े स्केल पे ट्राइबल्स का शहरों में या फिर दूसरे इलाकों में, वो माइग्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर लोकल लेवल पे ही जॉब मिल जाएगी, कोई स्किल मिल जाएगी जिसकी सहायता से वो अपना लाइवलीहुड चला सकें, फिर कौन अपना घर बार छोड़ के दूसरे जगह पर जाना चाहता है। लास्ट में कुछ जनरल बातें बोल दी जाती हैं, जैसे देखो हमारे देश में ज़्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ना, वो गरीब हैं, उनके पास लैंड नहीं है, वो अपने पशु चराते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखोगे तो जो ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं ना, उनकी रैंक हमेशा कम मिलेगी आपको नेशनल एवरेज से। बहुत बार ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जैसे उड़ीसा में एक ट्राइबल मैन 12 किलोमीटर तक अपनी वाइफ जिनकी डेथ हो गई थी, उनको कंधे पे उठा के चला हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में 2004 की घटना का जिक्र किया जाता है कि एक ट्राइब्समैन अपनी फॉरेस्ट राइट्स डिमांड करने के लिए पहुंचा, तो उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1970s में बांग्लादेश से जो रिफ्यूजीज आए थे ना, उनको लैंड दिया, उनको घर भी दिया, लेकिन हम लोग जो हमेशा से इंडिया में रह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। वे फॉरवर्ड इस पूरे इशू का देखो ये है, ऐसा नहीं था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बिल्कुल चमत्कार कर देगा, ऐसा सोचा भी नहीं गया था। लेकिन देखो अगर वास्तव में ट्राइबल्स की सिचुएशन को इंप्रूव करना है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को तो आप ठीक से इंप्लीमेंट करो ही, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा दूसरी जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं ट्राइबल एरियाज में, उनको भी ढंग से इंप्लीमेंट करो। जैसे पैसा है, इसको ठीक से इंप्लीमेंट करो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है हाल फिलहाल में इंडिया ने नेबरहुड में काफ़ी सारी गलतियां की हैं। पहले अफगानिस्तान के इशू का जिक्र किया जाता है। अफगानिस्तान के इशू पर इंडिया ने 3 गलतियां क्या की। जब देखो यूएस ने दोहा पीस एग्रीमेंट साइन किया था ना तालिबान के साथ, तब भी इंडिया ने स्वीकार नहीं किया कि दिक्कत हो सकती है अगर यूएस से अफगानिस्तान को छोड़ के जाएगा। बस इंडिया यूं बोलता रहा कि हमारी जो पॉलिसी है यूएसए के साथ है, यूएसए और हम सेम लाइन पर हैं अफगानिस्तान के इशू पर। जबकि देखो यूएसए उस समय बाकी देशों के साथ मिलके, जैसे रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इन देशों के साथ मिलके अपनी अफगानिस्तान स्ट्रेटेजी को ड्रा कर रहा था कि हाँ तालिबान के साथ नेगोशिएट किया जाए, लेकिन इंडिया पूरी तरह से आइसोलेटेड था। तो जब यूएसए छोड़ के चला गया ना अफगानिस्तान को, तो उस समय देखो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान के इंडिया में आना चाहते थे,
जैसे अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस फोर्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिशियल्स, एनडीएस के ऑफिशियल्स, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे, बूढ़े आना चाहते थे इंडिया में। लेकिन इंडिया ने क्या किया, 15 अगस्त से पहले, मतलब उस डेट से पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था, उससे पहले जो भी वीजाज इशू कर रखे थे ना, सबको सस्पेंड कर दिया। किया इसलिए था आतंकवाद के चलते, आतंकवाद के इंडिया में आने के चलते। मतलब इंडिया को डर था कि आईएसआई जो है पाकिस्तान की एजेंसी, इन रिफ्यूजीज के भेस में कुछ टेररिस्ट को इंडिया में भेज सकती है। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी। बहुत से अफगान लोग ऐसे थे जो इंडिया को दूसरा घर मानते थे, लेकिन इंडिया ने इस मुश्किल की घड़ी में रिजेक्ट कर दी उनकी पिटीशंस, उनको पनाह देने की, उनको रिफ्यूजी स्टेटस देने की। उसके बाद तीसरी गलती, अभी तक देखो इंडिया ने अफगानिस्तान के इशू पर कुछ खास नहीं किया है। जो रेसिस्टेंस फ्रंट है अहमद मसूद के नेतृत्व में, और अमरुल्ला सालेह जो पूर्व राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, वो तजाकिस्तान में रहकर कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से तालिबान का सामना किया जाए, लेकिन किसी प्रकार की मदद अभी तक उन तक नहीं पहुंची है इंडिया की तरफ से। जबकि देखो 90s में जब नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था ना, तो इंडियन एजेंसीज ने उनको काफ़ी मदद दी थी। लेकिन अब इंडिया को डर लग रहा है कि कहीं अहमद मसूद और उनके साथियों को मदद दी गई तो तालिबान इंडिया से नाराज हो सकता है। वैसे देखो एक चीज़ आप मुझे बताइए, 90s में जब इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद की थी तो उस समय वो अखबारों में थोड़ी ना आया था, ये तो बाद में पता लगा कि हाँ हमारी एजेंसीज ने उनको असिस्ट किया था। तो उसी प्रकार से अब